राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम हमारे 30 कदम सीरीज के अंतर्गत और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं और आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चंस ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड। जो ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार के लिए हम लोग नीति जो बनाते हैं और वो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों हम लोग एक साथ कवर करने वाले हैं यहाँ पर। आज के 30 क्वेश्चन में आज का पहला क्वेश्चन है, व्यापार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला बोल रहा है व्यापार नीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियम शामिल हैं, बिल्कुल सही। दूसरा क्या बोल रहा है? निर्यात संवर्धन भारत की विदेश व्यापार नीति की प्राथमिक उद्देश्य है, बिल्कुल सही। हम लोग का मेन उद्देश्य क्या है? हम लोग को ज्यादा से ज्यादा बेचना है। तीसरा बोल रहा है आयात प्रतिस्थापन का उद्देश्य घरेलू उत्पादन में निर्भरता को कम करना है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, ठीक है। हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा राइट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन व्यापार बाधाओं को कम करके मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। दूसरा बोल रहा है सभी व्यापार संगठन समझौते सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। और तीसरा बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन व्यापार विवादों के लिए विवाद निपटान तंत्र प्रदान करता है। तो हमारा पहला और तीसरा जो है वो हमारा राइट है। और दूसरा भी हमारे पास क्या दिया, देखो दूसरे में क्या बोल रहा है, सभी व्यापार संगठन अगर आप समझौते पे साइन किए हैं, ठीक है, आप उसके जो हमारे एग्रीमेंट है उस पर आप साइन किए हैं, तो फिर वो कानूनी रूप से बाध्य होंगे। कानूनी मतलब अब एक होता है हमारे पास वर्ल्ड ऑर्डर के लिए गवर्नेंस सिस्टम होता है ना, ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस बोलते हैं उसको। तो वहां पर भी अगर हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे तभी सब चीज सही रहेगा। तो हमारा मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट हमारे पास राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की विदेश व्यापार नीति FTA 2023 का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य हासिल करना है। पहला बोल रहा है 2030 तक भारत के निर्यात को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाना है, बिल्कुल सही। ये सब चीज आप लोग नोट करके भी अलग से रख सकते हैं क्योंकि ये मेंस में भी क्वेश्चन बनने का चांस है। दूसरा बोल रहा है निर्यात बाजारों में विविधता लाना, ये भी बिल्कुल सही कि हम लोग सिर्फ एक ही चीज पे आश्रित ना रहे कि हम सिर्फ यही बेच रहे हैं। जैसे मतलब अगर कोई क्या बोलते हैं क्रूड ऑयल बेच रहा है, जैसे गल्फ कंट्रीज जो है, मैक्सिमम गल्फ कंट्रीज सिर्फ ऑयल पे ही निर्भर है। जिस दिन ऑयल बेचना बंद कर देंगे दिक्कत हो जाएगा वो लोग को। तो हमारा विविधता आना है, तो दूसरा भी सही है हमारा। तीसरा बोल रहा है सेवाओं के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना। ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर का मतलब IT सेक्टर का हम लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की व्यापार नीति रूपरेखा का हिस्सा है। FTA, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा बोल रहा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तीसरा बोल रहा है GST काउंसिल रेगुलेशंस। और चौथा बोल रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो भाई आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूल उद्देश्य क्या था कि हम लोग अपने मतलब जितना भी हम लोग को सामान चाहिए, हम लोग को जो प्रोडक्ट चाहिए उसको हम लोग खुद से मैन्युफैक्चरिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इंडिया को, ये मूल उद्देश्य था। तो हमारा यहाँ पर मतलब चौथा हमारा गलत हो जाएगा, हमारा सी वाला ऑप्शन भी गलत होगा। और साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देखिए ये सिर्फ साउथ एशिया की बात करता है, इसलिए हमारा चौथा हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। हमारा मेन जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अगले में चलते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है टैरिफ बाधाओं में सीमा शुल्क और आयात कर शामिल है। दूसरा बोल रहा है गैर टैरिफ बाधाओं में कोटा और लाइसेंसिंग आवश्यकताएं शामिल है, ये भी ठीक है। तीसरा बोल रहा है WTO नियमों के तहत गैर टैरिफ बाधाओं पर प्रतिबंध है। तो भैया प्रतिबंध नहीं है, किसी किसी में लगा के रखें, तो हमारा पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की व्यापार नीति का उद्देश्य नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, तो हमारे पास पहला क्या हमारे पास दिया हुआ है, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, ठीक है, ये तो हमारी नीति का पार्ट है भाई। दूसरा क्या बोल रहा है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तीसरा बोले निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी लाना, ये भी ठीक है। व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना। तो हमारे पास पहला तीसरा और चौथा ये तीनों स्टेटमेंट हमारे पास राइट है। जो गड़बड़ी है वो है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ये हमारे जो हमारे एक्सपोर्ट हमारी जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है उसका पार्ट पूरी तरह से नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है।
ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला क्या बोल रहा है, निर्यात उत्पाद के लिए पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना, शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना। दूसरा बोल रहा है और घरेलू औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना। तीसरा बोल रहा है कृषि निर्यात को बढ़ाना। चौथा बोल रहा है आयात शुल्कों को विनियमित करना। ठीक है, तो भाई हम लोग जब तक मंगाएंगे नहीं ऐसा सामान जिससे हम लोग कैपिटल गेन कर पाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला है हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों, ठीक है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके संबंध में क्वेश्चन दिया है। पहला क्या बोल रहा है, SEZ शुल्क छूट और कर लाभ के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देते हैं, ठीक बात है। दूसरा क्या बोल रहा है, ये इकाइयां अपने उत्पादन का 100% घरेलू बाजारों में बेच सकती है। तीसरा बोल रहा है SEZ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शासित किए जाते हैं। तो तीसरा सही है, पहला सही है। दूसरा गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर 100% बोल रहे हैं। हालांकि हम बेच सकते हैं लेकिन हमारे पास हमारी नीति के अकॉर्डिंग नहीं है। SEZ का मूल उद्देश्य क्या है, मतलब SEZ को अगर हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट करने में ही हम लोग यूज करें, ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो 100% घरेलू बाजार में अगर हम लोग चाहे तो कंज्यूम कर सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं करते, हमारी नीति के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लाए हैं भाई, तो इसलिए लाए हैं ताकि अनुचित जो व्यापार हो रहा है ना, जैसे अगर हम लोग देखते हैं हमारे घर में दिवाली के टाइम में लाइट लगी रहती है, वो लाइट आती है चाइना से, चाइना सस्ते में बनाता है, वहां पर लेबर कॉस्ट कम है, ठीक है, वेजेस वहां पर कम है। और क्योंकि वहां पर वेजेस कम है, हमारे यहाँ वेजेस ज्यादा है, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनता है वो महंगा बनता है। हमारे यहाँ का अगर कॉस्ट है 50 रुपए तो वहां का कॉस्ट है 30 रुपए। तो वो जब सामान लेके आता है ना यहाँ, तो फिर वो मतलब सस्ता हो जाता है, यहाँ के प्रोडक्ट से कम्पीट नहीं कर पाता, तो हमारे प्रोडक्ट कम पीछे रह जाते हैं, उनके ही प्रोडक्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो वो डंपिंग कर रहा है ऐसा उसके ऊपर दोष लगाया जाता है। तो गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली बैन भी नहीं लगा सकती, इसलिए गवर्नमेंट उसके ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा के रखती है। ठीक है, कि हम लोग बोलेंगे नहीं कि बैन लगाएं, लेकिन बैन लगा दिए, ठीक है, हम लोग बस सामान नहीं मंगाएंगे। तो इसका ये, और अगर इसी के लिए अगर हम लोग शुल्क लगा रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारा ये सामान नहीं चलेगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, इसका आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू उद्योगों को अनुचित अंतरराष्ट्रीय मूल्य निर्धारण से बचाना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, व्यापार संतुलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही कथन को बताना है। पहला बोल रहा है व्यापार संतुलन निर्यात आय और आयात व्यय के बीच का अंतर है। दूसरा बोल रहा है व्यापार संतुलन में धन प्रेषण और FDI प्रवाह शामिल है। तीसरा बोल रहा है व्यापार अधिशेष निर्यात की तुलना में अधिक, ठीक है, व्यापार अधिशेष निर्यात की तुलना में अधिक आयात को दर्शाता है। व्यापार संतुलन सेवा व्यापार शामिल नहीं है, ये तो गलत है भाई। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, निर्यात आय और आयात व्यय के बीच का अंतर ही हमारा क्या होता है, व्यापार संतुलन होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समझौते का उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देना है। SAFTA, ठीक है, साउथ एशियन वाला है, उसके बाद फिर RCEP और एक है नाफ्ता। तो ये तीनों ही क्या है, क्षेत्रीय, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं, क्षेत्रीय समझौते हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग इनका फुल फॉर्म देखते हैं तो SAFTA का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होता है, और नाफ्ता ये क्या होता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर 7 के पार्ट 2 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत मोस्ट फेवर्ड नेशन शब्द का अर्थ है। ये बहुत ज्यादा सुने होंगे, इंडिया भी मोस्ट फेवर्ड नेशन के बहुत सारे कंट्रीज जो है उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। ठीक है, जो इनको दर्जा देगा उस हिसाब से इनके लिए नीतियां थोड़ी सी अलग बनेंगी। ठीक है, इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा अपने एक्सपोर्ट पे। तो पहला हमारे पास क्या बोल रहा है, किसी एक देश को तरजीही व्यापार सुविधा देना। दूसरा क्या बोल रहा है, सभी विश्व व्यापार संगठन सदस्यों के लिए समान व्यापार शर्तें लागू करना। तीसरा बोल रहा है व्यापार को संतुलित करने के लिए आयातों पर प्रतिबंध लगाना।
और 14 बोल रहा है विशिष्ट वस्तुओं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना। तो भैया तीसरा और चौथा तो हमारा टोटली गलत है। अब यहाँ पर अगर किसी एक देश को तरजीही व्यापार सुविधा देना तो ये भी गलत है। ऐसा भी मोस्ट फेवर्ड नेशन एकदम ही ज्यादा उनको तरजीह दिया जाता है, ऐसा नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी, सभी विश्व व्यापार संगठन सदस्यों के लिए समान व्यापार शर्तें लागू करना। अगला है हमारा विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत व्यापार सुविधा समझौते। देखिए वर्ड जो है ना एकदम एक जैसा लगेगा, लेकिन सब अलग अलग है भाई, अलग अलग ध्यान रखना, अलग अलग उसका डेटा बनाना। तो हम लोग को क्या पूछ रहे हैं? व्यापार सुविधा समझौता, ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो पहला क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? यह निर्यात सब्सिडी को बढ़ाता है। दूसरा, यह व्यापार लागत को कम करने के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। तीसरा, यह व्यापार पर पर्यावरण मानकों को लागू करता है। चौथा, यह व्यापार के लिए मुद्रा विनिमय को नियंत्रित करता है। तो भाई ये सुविधा ये क्या है? व्यापार सुविधा समझौता है। ये यहाँ पर पैसा देने या फिर उनको छूट देने के बारे में तो नहीं है। तो हमारा निर्यात सब्सिडी तो खत्म हो जाएगा, विनिमय मुद्रा विनिमय भी खत्म हो जाएगा, पर्यावरण मानक भी खत्म हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। यह व्यापार लागत को कम करने के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। अगले में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत की व्यापार नीति को प्रभावित करते हैं? भारत की व्यापार नीति को प्रभावित करने वाले कारक, पहला विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल करता है, घरेलू औद्योगिक प्रतिस्पर्धा ये भी करता है भाई, वैश्विक व्यापार समझौते ये भी करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? तीनों ही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय निर्यात आयात निर्यात बैंक, ठीक है, एग्जिम बैंक के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है यह भारतीय व्यवसायों के लिए निर्यात ऋण और वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल सही। ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करें, कम से कम हम लोग इंपोर्ट करें, और अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग को जो चैनल है वो आसानी से प्राप्त हो, उसके लिए एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। दूसरा क्या है? यह भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देता है, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देता है, ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है? यह भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी है। ये गलत है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी नहीं है। और इस पे जो कंट्रोल है एग्जिम बैंक को कौन देखता है? वित्त मंत्रालय देखता है। और जो मतलब प्राइम अगर मॉनिटरिंग का अगर किसी को जिम्मेदारी दिया गया तो वो आरबीआई का, तो आरबीआई उसकी मॉनिटरिंग करता है, लेकिन उसका सहायक कंपनी नहीं है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उल्टा शुल्क ढांचा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ चीजों को इंग्लिश में याद रखो भाई, ठीक है। इसका उल्टा हो गया ट्रांसलेशन, तो फिर उल्टा हो गया। तो हम लोग पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? तैयार माल की तुलना में कच्चे माल पर अधिक आयात शुल्क। दूसरा बोल रहा है कृषि आयात पर कम सीमा शुल्क। तीसरा बोला विलासिता की वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाना, ये तो लगता है भाई। चौथा बोल रहा है पर्यावरण संबंधी चिंताओं के आधार पर व्यापार प्रतिबंध। तो भैया हमारा ऑप्शन नंबर ए, तैयार माल की तुलना में कच्चे माल की अधिक आयात शुल्क होना, ये हमारा इन्वर्टेड या फिर रिवर्स ड्यूटी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की कृषि व्यापार नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है गेहूं और चावल का निर्यात सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है। बिल्कुल सही, विनियमित किया जाता है। दूसरा बोल रहा है भारत वैश्विक स्तर पर मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत कृषि सब्सिडी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये तो गलत है भाई, ठीक है। डब्ल्यूटीओ कृषि सब्सिडी को पूरी तरह से बंद नहीं करता है। यहाँ पर 3 अलग अलग बॉक्स है, रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। तो अलग अलग जो प्रोडक्ट है ना उसके लिए अलग अलग हमारे पास बॉक्स दिया गया है। कुछ बॉक्स ऐसे हैं जो मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो व्यापार को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट करते हैं, तो उनको रेड बॉक्स में डाल के रखें। उससे कम वाले को ब्लू में, उससे कम वाले को ग्रीन में। तो हमारे पास बेसिकली 3 हमारे पास बॉक्स है, ठीक है। एम्बर बॉक्स भी एक आता है, ठीक है। लेकिन चलिए हमारा क्या है हमारे पास, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा कथन व्यापार नीति में मान्य निर्यात या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पहला क्या बोल रहा है? अप्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से निर्यात किए गए सामान। दूसरा बोल रहा है घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले सामान लेकिन प्रोत्साहन के लिए निर्यात के रूप में माने जाते हैं। तीसरा बोल रहा है आयात को घरेलू सामान माना जाता है। चौथा आयातित वस्तुओं का पुनः निर्यात। तो भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मान्य निर्यात, ये डीम्ड एक्सपोर्ट हम लोग क्या बोल देते हैं? हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं,
हम लोग फिलहाल नहीं कर पा रहे, लेकिन एक दिन करेंगे, ये भी डीम्ड में आ जाएगा। और अगर हम लोग कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट किए हैं जिससे जल्द ही कुछ टाइम में हम लोग को डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, तो वो भी हमारा क्या है, डीम्ड एक्सपोर्ट में काउंट हो जाता है भाई। ठीक है, अगले में चलते हैं। भारत की व्यापार नीति के संदर्भ में RODTEP योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हो सकता है कुछ लोग ना सुने हो सकता है कुछ लोग सुने हो। जो लोग सुने होंगे ठीक है, नहीं सुने होंगे तो फिर आज सुन लो भाई। पहला क्या बोल रहे हैं, निर्यातित वस्तुओं पर करों और शुल्कों की वापसी करना। दूसरा बोल रहा है आवश्यक वस्तुओं के आयात को विनियमित करना। तीसरा बोल रहा है FDI के माध्यम से पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देना। चौथा बोल रहा है आयात प्रतिबंध लगाना। तो भैया रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, क्या बोल रहे हैं, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो जहां पर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर देखते हैं आयात प्रतिबंध, ये तो खत्म हो जाएगा। FDI के माध्यम से पूंजी प्रवाह को बढ़ाना, ये भी FDI के बारे में बात कर रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं पर आयात को विनियम, फिर से आयात की बात आ गई, हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये इम्पोर्ट की बात करता है भाई। हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, निर्यातित वस्तुओं पर करों और शुल्कों की वापसी करना, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मुक्त व्यापार समझौता FTA के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? वस्तुओं और सेवाओं पर कम टैरिफ, बिल्कुल सही। बाजार पहुंच में वृद्धि, बिल्कुल सही। घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, ये हमारा घरेलू उद्योगों की सुरक्षा हमारा गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम लोग घरेलू उद्योग की सुरक्षा के नाम से अगर हम लोग टैक्सेस को चेंज कर देंगे, टैक्सेस स्लैब को चेंज करेंगे, तो फिर मुक्त व्यापार में समस्याएं आती है। तो हमारा पहला दूसरा सही है, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। वैसे तीसरा एक कंट्री के हिसाब से सही है, लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं, ग्लोबल लेवल पे देखते हैं किसी टाइप के ट्रेड डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। अगला है हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों, ठीक है, के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात चल रही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो SEZ व्यवसायों के लिए कोई कर छूट नहीं देता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, SEZ केवल तटीय क्षेत्रों में स्थापित किया गया। अगेन 99% केस में जब केवल या एब्सोल्यूटनेस की बात आ जाती है तो वो खत्म हो जाता है। तीसरा क्या बोल रहा है, SEZ में इकाइयां मुख्य रूप से निर्यात पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है, ये बात तो सही है, ठीक है, मुख्य रूप से निर्यात पर केंद्रित करती है। SEZ को विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है, नहीं भैया, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट नियमित करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है हमारा, भारत में निर्यात संवर्धन योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हम लोग को ट्रेड करना है, हम लोग ट्रेड का दोनों ही ट्रेड का पार्ट है, आयात और निर्यात, लेकिन भैया हमको पैसे कमाने तो हम लोग को ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट में ही ध्यान रखें। अब हमारे पास क्या कह दिया, MEIS ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देता है। दूसरा क्या बोल रहा है, SEIS कृषि वस्तुओं को के निर्यात को प्रोत्साहित करता है, ये भैया ये गड़बड़ है। तीसरा क्या बोल रहा है, RODTEP ने 2021 में MEIS की जगह ली, ये बात भी सही है। तो हमारा पहला और तीसरा सही है, दूसरा गड़बड़ है भाई। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और SEIS क्या है, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। हम लोग जो सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है IT एक्सपोर्ट का, ठीक है, तो उसी के बारे में है। तो अगला है हमारे पास, तो वो सेवा क्षेत्र से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ, ठीक है, डंपिंग का तात्पर्य, ठीक है। तो डंपिंग क्या है, अगेन अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारे यहाँ सस्ता मिलता है, किसी और के यहाँ महंगा मिलता है, तो हम लोग जाके उनके यहाँ उसको बेचेंगे, लेकिन और इतना ज्यादा बेचेंगे कि वहां का मार्केट खराब हो जाए, वहां के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग खराब हो जाए, वो लोग का पूरा नुकसान हो जाए व्यापार में, तो ये है डंपिंग। तो यहां पर क्या दिया है, पहला ऑप्शन, घरेलू बाजारों की तुलना में विदेशी बाजार में कम कीमत पर माल बेचना, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, विदेशी देशों को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, ये गलत है भाई। तीसरा क्या बोल रहा है, कम शुल्क पर बड़ी मात्रा में माल आयात करना, आयात मतलब हम लोग मंगा रहे हैं, तो मंगाएंगे तो डंपिंग, हम लोग क्या करेंगे, मंगाएंगे नहीं, हम लोग ले जाएंगे, तो यहाँ पर आयात की जगह अगर निर्यात रहता तो हमारा आंसर सही होता। चौथा क्या बोल रहे, घरेलू फर्मों को निर्यात सब्सिडी प्रदान करना,
ये भी नहीं है भाई, हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, घरेलू बाजारों की तुलना में विदेशी बाजार में कम कीमत पर माल बेचना। ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब वहां का मार्केट खत्म हो जाए उसके बाद फिर हम लोग रेट बढ़ा देंगे। जैसे ओप्पो वीवो वो लोग क्या कर दिए, पहले स्टार्टिंग में एकदम सस्ता सस्ता दिए, तो हमारी यहाँ की जो देशी जो कंपनियां थी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आ रही थी वो लोग सबके सब दब गए। उस चक्कर में हम लोग ग्रो नहीं कर पाए। धीरे धीरे करके जियो ग्रो कर रहे हैं और भी धीरे धीरे करके कंपनी आएंगी, लेकिन फिलहाल एक टाइम पे बहुत सस्ते रेट में हमारे पास मोबाइल फोन लाके, ओप्पो वीवो जैसे मोबाइल लाके जो शाओमी है इंडिया का पूरा मार्केट डिस्टॉर्ट कर दिया है। अब वो रेट बढ़ा रहा है और अब वो मतलब महंगा में भी बेचेगा तो भी हम लोग लेंगे, मजबूर हो गए हैं। अगला देखते हैं हम लोग, तो हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एफटीए के अंतर्गत व्यापार विचलन का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। व्यापार विचलन, उच्च टैरिफ वाले देशों में व्यापार का स्थानांतरण। दूसरा बोल रहा है एफटीए के अंतर्गत कम लागत वाले साझेदार देशों में व्यापार का विचलन। तीसरा बोल रहा है गैर सदस्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को त्यागना। और गैर एफटीए देशों के साथ आयात में वृद्धि। तो भैया ये दोनों तो सीधा सीधा गलत हो जाता है, उच्च टैरिफ हो जाएगा तो फिर व्यापार का स्थानांतरण क्यों होगा, तो ये भी गलत है हमारा। तो आंसर क्या है हमारा, एफटीए के अंतर्गत कम लागत वाले साझेदार देशों में व्यापार का विचलन, जहां पर कम टैक्स लगेगा, कम टैरिफ लगेगा, वहां पर जाएंगे ना भाई बेचने के लिए, वहां पर हमारा सामान जो है सस्ता में बिकेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश व्यापार नीति के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। एफटीपी हर 5 साल में जारी की जाती है, ठीक है। इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करना है, ये भी ठीक है। तीसरा बोल रहा है यह पूंजी खाता प्रबंधन पर केंद्रित है। पूंजी खाता का प्रबंधन जो है भैया हमारे यहाँ आरबीआई और वित्त मंत्रालय मिलकर करते हैं। तो हमारा पहला और दूसरा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है हमारा व्यापार सुविधा समझौते का उद्देश्य। व्यापार सुविधा समझौते का उद्देश्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाकर व्यापार लागत को कम करना, यही हमारा आंसर है भाई। पहले में ही आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के निर्यात के संबंध में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा जो योगदान कर रहा है वो कौन है, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, तीनों ही है भाई। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स भी हमारा बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी। अब पेट्रोलियम तो हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते, तो कैसे, हमारे यहाँ तो नहीं है, मतलब जो भंडारण है हमारे यहाँ कम है, स्टोरेज कम है, तो हम लोग कैसे हम लोग बेच रहे हैं, रशिया से लेके। रशिया हम लोग को तेल बेच रहा है, उसी तेल को हम लोग प्योरीफाई करके उसको हम लोग रिफाइन करके अन्य देशों को बेच रहे हैं। यूएसए जिसके लिए मना करता है वही वाला प्रोडक्ट हम लोग यूएसए को बेच देते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मुक्त व्यापार क्षेत्र और सीमा शुल्क संघ के बीच मुख्य अंतर क्या है। पहला दे रहा है मुक्त व्यापार क्षेत्र एक सामान्य बाहरी शुल्क लगाते हैं। दूसरा बोल रहा है सीमा शुल्क संघ सदस्य देशों के बीच कोई शुल्क नहीं लगाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा बोल रहा है हमारा मुक्त व्यापार क्षेत्र स्वतंत्र बाहरी शुल्क बनाए रखते हैं। और चौथा बोल रहा है सीमा शुल्क संघ केवल आंतरिक व्यापार को नियंत्रित करता है। फिर से एब्सोल्यूटनेस आ गया तो गलत हो जाएगा भाई। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में कौन सा सिद्धांत मौलिक है। पहला बोल रहा है घरेलू उद्योगों की सुरक्षा। दूसरा बोल रहा है विदेशी वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय उपचार, ये तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा हमारे पास दूसरा राइट आंसर है, वैसे फिर भी आगे का देख लेते हैं, विकासशील देशों के लिए निर्यात को सब्सिडी देना, ये भी गलत है भाई। चौथा क्या बोल रहा है, वैश्विक कर बाधाओं को खत्म करना। खत्म करना कभी नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि टैक्स तो लगाएंगे भाई, टैक्स तो लगाना मतलब किसी भी देश का राइट है, जिसमें वो टैक्स लगाना चाहता है वो लगा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा टैक्स की मात्रा ना हो इस बात का सुनिश्चित करता है। लेकिन ये खत्म करने की बात कर रहे थे, हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय उपचार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा, ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर का उदाहरण है। सीमा शुल्क, आयात कोटा, निर्यात सब्सिडी और अधिमान्य व्यापार समझौता, ठीक है। तो इतने टाइम से हम लोग ट्रेड पॉलिसी का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये आप लोग के लिए, आप लोग बताइए इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं तब तक आप लोग को तो इतना तो डेवलप हो जाना चाहिए कि हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन है इस वीडियो में, और ऐसे ही 30 क्वेश्चन आप लोग हर सेक्शन का, हर सब्जेक्ट का आप हमारे
हमारे वीडियो के सेक्शन में जाके, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन बना के आप अपनी तैयारी को एस्टिमेट कर सकते हैं कि आप तैयारी के किस स्तर पर हैं। और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।